नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ के इतिहास की वीडियो सीरीज में। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम कलचुरी वंश के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और कलचुरी वंश के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा मध्य प्रदेश के कलचुरी, उसके बाद देखा त्रिपुरी के कलचुरी, और तत्पश्चात हमने छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की शाखा देखी जिसे हम रतनपुर के कलचुरी के नाम से जान रहे थे, ठीक है। और फिर रतनपुर के कलचुरी का कालांतर में विभाजन हो जाएगा और फिर वो रायपुर क्षेत्र में आ जाएंगे जिसे कहा जाएगा रायपुर के कलचुरी, ठीक है। मतलब रतनपुर के कलचुरी के कुछ शासक ही रतनपुर के कलचुरी से अलग होकर रायपुर वाले क्षेत्र में कलचुरियों की एक शाखा स्थापित करने वाले हैं जिसे रायपुर के कलचुरी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, पूरी बातें मैं आपको बताते चलूंगा। कितने शासक आएंगे, सारी महत्वपूर्ण बातें इस संबंध में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं रायपुर के कलचुरी की लहुरी शाखा को। अब एक और डाउट आपका हो सकता है कि लहुरी शाखा है क्या। देखिए, त्रिपुरी में जो कलचुरी थे उन्हीं की एक शाखा थी लहुरी शाखा, ठीक है। तो इसी कारण हम कह रहे हैं रायपुर के कलचुरी की लहुरी शाखा, ठीक। मतलब कलचुरियों की ही एक शाखा है लहुरी शाखा, एक और नाम कहना चाहिए। तो रायपुर वाले क्षेत्र में है तो उनको संपूर्ण रूप से क्या कहा जाने लगा, रायपुर के कलचुरी की लहुरी शाखा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्रमागत रूप से चलना है और सबसे पहले रतनपुर के कलचुरी और उससे भी पहले त्रिपुरी के कलचुरी को कवर करना है, तभी आपको समझ में आएगा सीक्वेंस। अदरवाइज बीच से उठा के पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। बुक में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हमको देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ही स्कैटर्ड वे में है, क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं हुई है। तो पूरी क्रोनोलॉजी फॉलो करते हुए, सीक्वेंस फॉलो करते हुए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो पिछले वीडियो आपने अगर नहीं देखे हैं तो उसे पहले देखिएगा। चलिए पहले शुरुआत करते हैं रायपुर के कलचुरी की लहुरी शाखा की। देखिए, अब रायपुर के कलचुरी की शुरुआत कब से हुई, मतलब ये रतनपुर की शाखा से कब अलग हुए, इसके संबंध में पिछले वीडियो में मैंने एक शासक का नाम बताया था जिनका नाम था वीर सिंह देव, ठीक है। रतनपुर के कलचुरी के अंतर्गत ही आने वाले एक शासक थे वीर सिंह देव। तो हुआ क्या, 14वीं शताब्दी में, यह कहना चाहिए 14वीं शताब्दी के अंत में, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो 14वीं शताब्दी के अंत में वीर सिंह देव नामक शासक के, जो रतनपुर के कलचुरी के शासक थे, उनके शासनकाल के दौरान ही जो रतनपुर के कलचुरी थे उनका विभाजन हो गया। यह कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी शासन कर रहे थे उनका विभाजन हो गया दो शाखा में। एक शाखा को हम कह रहे हैं रतनपुर के कलचुरी जो पहले ही से थे, और फिर विभाजन होने के पश्चात एक शाखा और निर्मित हो गई जिसे हम कह रहे हैं रायपुर के कलचुरी, ठीक। तो इसी का लिखा हुआ है 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचुरी साम्राज्य का विभाजन हो गया और नवीन शाखा के रूप में लहुरी शाखा का रायपुर में उद्भव हुआ, ठीक है। 14वीं शताब्दी के अंत में रतनपुर की शाखा से अलग हो गए कौन, कुछ शासक, और रायपुर वाले क्षेत्र में आकर शासन करने लगे। कलचुरी के ही थे, इस कारण क्या कहा जाने लगा, रायपुर के कलचुरी। इतनी बातें क्लियर है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, पिछले वीडियो में भी मैंने हाईलाइट किया था इनका नाम, ठीक है, वीर सिंह देव। तो एकदम क्लियर है कहां से आए। चलिए फिर आगे बढ़े। अब इनके शासकों के बारे में हमको देखना है। बुक में पढ़ने में दुविधा यही होती है कि कुछ शासक जो हैं, जो बाद में आएंगे, जिनको स्थापना का श्रेय दिया जाता है रायपुर के कलचुरी की, उनका नाम पहले दे दिया है, लेकिन इन शासकों के बाद में आते हैं वो। तो इससे हमको लगता है कि वो शासक सबसे पहले है, नहीं। तो पूरा एक बोलना चाहिए कि सीक्वेंस फॉलो करते हुए मैं आपको बता रहा हूं जो पहले आए हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शासक के तौर पे ध्यान रखना है नाम लक्ष्मी देव का। इनका समय आप ध्यान रखिए 1300 से 1340 ईस्वी, 14वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। तो हुआ क्या, 14वीं सदी के मध्य, ये मध्य 14वीं सदी का, रतनपुर के राजा के एक रिश्तेदार जिनका नाम था लक्ष्मी देव, ठीक है। रतनपुर के जो राजा उस समय शासन कर रहे थे, कहां पर, रतनपुर वाले क्षेत्र में कलचुरियों के, उनके एक रिश्तेदार थे कौन, लक्ष्मी देव। और इन्हीं लक्ष्मी देव को खल्लारी वाले क्षेत्र में प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया कि जाइए आप वहां पर क्षेत्र में एक तरीके से प्रतिनिधि बन के जाइए और वहां की सिचुएशन को भांपिए कि शासन क्या कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से शुरुआत हमको कहना चाहिए रायपुर वाले क्षेत्र में कलचुरियों की लक्ष्मी देव के द्वारा, ठीक है।
तो अब इस लक्ष्मी देव के द्वारा शुरुआत हुई प्रतिनिधि के तौर पे रायपुर वाले क्षेत्र में देखिए, खल्लारी वर्तमान में महासमुंद के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय क्या है, रायपुर वाला क्षेत्र माना जा रहा था, है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार ये जो लक्ष्मी देव है, इन्हें ही रायपुर के कलचुरी शाखा का संस्थापक माना जाता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार संस्थापक होंगे, पूरी बातें मैं आपको बताते चलूंगा, आपको नोट करना है, ठीक है। और फिर आयोग के द्वारा क्या उत्तर लिया गया था, ये भी मैं आपको बताते चलूंगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। तो पहले शासक रायपुर के कलचुरी के संबंध में लक्ष्मी देव 1300 से 1340 ईस्वी समय इनका। आगे बढ़े। अगले शासक के तौर पे आपको ध्यान रखना है सिंहड़, ठीक है। सिंहड़ या सिंहड़ देव जो लक्ष्मी देव के पुत्र थे, इनका समय आप याद रखेंगे 1340 से 1380 ईस्वी के मध्य, ठीक। अब हुआ क्या कि देखिए, लक्ष्मी देव जो है रतनपुर के प्रतिनिधि के रूप में, रतनपुर के शाखा के प्रतिनिधि के रूप में खल्लारी क्षेत्र में आए। तो अभी भी देखिए पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है रतनपुर शाखा। तो उस समय रतनपुर वाले क्षेत्र में ही रहने वाले एक शासक थे सिंहड़ देव या सिंहड़। तो हुआ क्या, इनके समय मतभेद होना शुरू हो गया। तो रतनपुर के कलचुरी राजा से मतभेद होने के कारण ये जो सिंहड़ थे वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है। और एक अभिलेख से, जो ब्रह्मदेव के अभिलेख कहे जाते हैं, ब्रह्मदेव कौन है आगे आपको पता चलेगा, तो उस अभिलेख से इस सिंहड़ देव के बारे में एक जानकारी प्राप्त होती है, और वो ये है कि इस सिंहड़ देव के द्वारा 18 गणों को जीता गया था, ऐसा इस अभिलेख में, ब्रह्मदेव के अभिलेख में बताया गया है, ठीक है। ब्रह्मदेव आने वाले रायपुर के कलचुरी शासक ही होने वाले हैं, जिनके 2 अभिलेख या 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एक रायपुर से, एक खल्लारी से। तो उसमें से अभिलेख में सिंहड़ देव की जानकारी मिलती है और उनके बारे में यह जानकारी मिलती है कि 18 गणों को इन्होंने जीता था, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मतलब देखिए यहां से विभाजन शुरू हो रहा है। यहां पर अभी भी लक्ष्मी देव प्रतिनिधि के रूप में आए थे, लेकिन सिंहड़ देव के समय क्या हो रहा है, मतभेद की शुरुआत हो गई। क्लियर है, आगे बढ़े। अब सिंहड़ देव के पुत्र होते जिनका नाम था रामचंद्र देव। समय होगा 1380 से 1400 ईस्वी, ठीक है। एक तरीके से 14वीं शताब्दी की अंत होने वाली है। तो रामचंद्र देव का नाम आपको ध्यान में रखना है, और इन्हें रायपुर के कलचुरी के संस्थापक के तौर पे आंसर लिया गया है CGPSC के द्वारा। ये आप ध्यान रखें। देखिए अब दुविधा वाली स्थिति यहां से शुरुआत हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते। हिंदी ग्रंथ अकादमी में लक्ष्मी देव को संस्थापक कहा है रायपुर के कलचुरी की। रामचंद्र देव को आंसर CGPSC के द्वारा लिया गया है रायपुर के कलचुरी संस्थापक के तौर पे, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। और जो रायपुर नगर है, रायपुर शहर है, उसे बसाया गया था रामचंद्र देव के द्वारा। इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिंहड़ के पुत्र थे ये, सिंहड़ देव के। इतनी बातें क्लियर है, सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं यहां तक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। अगले शासक जो काफी महत्वपूर्ण है रायपुर के कलचुरी के संबंध में, जिनका ही 2 अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक रायपुर से और एक खल्लारी से, तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले। अच्छा, इनके मिले हुए शिलालेख से ही ये सारी जानकारी मिल रही है, ठीक है ना। तो ब्रह्मदेव का एक रायपुर शिलालेख और एक खल्लारी शिलालेख, इन्हीं सब से जानकारी मिल रही है इन शासकों की। ब्रह्मदेव का शासन समय आप ध्यान में रखेंगे 1400 से 1420 ईस्वी, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मदेव है, ये रामचंद्र देव के पुत्र हैं, पिछले शासक के पुत्र हैं। इन्होंने क्या किया, रायपुर के कलचुरियों की जो शाखा थी उसकी राजधानी जो है, कि रायपुर के कलचुरियों की जो राजधानी है वो रायपुर घोषित कर दी 1409 ईस्वी में। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मतलब देखिए इसके पहले जो भी हो रहा था, एक ऑफिशियली साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था रामचंद्र देव तक, ठीक है। और इसके पहले रायपुर का कहीं पर वर्णन भी देखने को नहीं मिलता। मतलब रामचंद्र देव के शासन समय तक रायपुर का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस समय इनका शासन या इनकी राजधानी क्या रही थी, इनके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इस कारण ब्रह्मदेव के अभिलेख से ही जानकारी हमको मिलती है कि राजधानी जो है रायपुर घोषित हुई थी ब्रह्मदेव के द्वारा। क्लियर, जो रामचंद्र देव के पुत्र थे 1409 ईस्वी। आगे बढ़े। अब इनके संबंध में तथ्य देख लीजिए। देवपाल नामक एक मोची थे इनके समय। इन्होंने
खल्लारी वाले क्षेत्र में नारायण मंदिर या विष्णु मंदिर बनवाया। समय याद रखेंगे 1415 ईस्वी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तथ्य, आप नोट करेंगे। अब इसकी भी जानकारी कहां से मिल रही है? ब्रह्मदेव के खल्लारी अभिलेख से इनकी जानकारी मिल रही है। आगे बढ़े। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके 2 शिलालेख प्राप्त हुए थे, एक रायपुर से और एक खल्लारी से। ओके। ब्रह्मदेव के संबंध में एक और जानकारी जो पहले भी आपको पता होगी, जब आपने फणी नागवंश पढ़ा था, तो फणी नागवंश के एक शासक थे मोनिंग देव। इस फणी नागवंश के शासक मोनिंग देव को ब्रह्मदेव द्वारा पराजित किया गया था। ये हमने जब फणी नागवंश पढ़ा था तब भी देखा हुआ था। ठीक है। अब इनके समय में दुधाधारी मठ का कहना चाहिए शिलान्यास हुआ या इनके द्वारा किया गया, ये थोड़ी दुविधा वाली स्थिति है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इनके समय दुधाधारी मठ का शिलान्यास हुआ था। क्लियर है। और ब्रह्मदेव के ही दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हाजीराज। हाजीराज, इन्होंने हटकेश्वर महादेव मंदिर को बनवाया था। यह हटकेश्वर महादेव मंदिर रायपुर में है, महादेव घाट में। ठीक है। काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहना चाहिए, मंदिर कहना चाहिए, महादेव घाट। तो रायपुर में महादेव घाट है और वहीं पर जो शिव मंदिर है उसे हम हटकेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं, जिसे किसे बनवाया गया, किनके द्वारा बनवाया गया? हाजीराज नामक व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया। किनके दरबार में थे? ब्रह्मदेव के दरबार में थे। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी ब्रह्मदेव के संबंध में। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले शासक, अब अगले शासक देखिए, ब्रह्मदेव के बाद आते हैं केशव देव। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, देखिएगा क्यों। केशव देव आते हैं ब्रह्मदेव के बाद। समय तकरीबन इनका आसपास है 1420 के से शुरुआत हो जाएगी इनकी। 1420 से कब तक है ये थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इतिहासकारों के मध्य भी। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि 1420 ईस्वी के आसपास इनके शासन की शुरुआत हुई केशव देव की। लेकिन बुक्स में जब हम पढ़ते हैं तो केशव देव का नाम हमको पहले दिखाई देता है और कंफ्यूजन इस तरीके से हो जाता है कि प्रथम शासक के तौर पे हमको लगने लगता है कि केशव देव होंगे, जबकि केशव देव प्रथम शासक रायपुर के कलचुरी के नहीं थे। ये तो काफी बाद में आ रहे हैं, है ना। तो केशव देव को ध्यान में रखिएगा 1420 ईस्वी के आसपास, जो ब्रह्मदेव के बाद आते हैं। ठीक है। अब देखिए, राजधानी इन्होंने कर दी खल्लारी या खल्ला वाटिका, जो महासमुंद में है। रायपुर के कलचुरियों की राजधानी क्या हो गई? खल्लारी, खल्ला वाटिका। और इनका अगर सीक्वेंस हम देखें तो 37वें राजा के रूप में इनका वर्णन है और ये वीर सिंह देव के छोटे भाई हैं। वीर सिंह देव, मैंने आपको बताया था कि इनके समय विभाजन हुआ था, उन्हीं के छोटे भाई के रूप में इनका वर्णन है, जो केशव देव कहला रहे हैं 37वें राजा। क्लियर है? ठीक। अब इनका संबंध ब्रह्मदेव से नहीं है, तो देखिएगा वीर सिंह देव के छोटे भाई, विभाजन हुआ, छोटे भाई आ गए कहां पर? रायपुर वाले क्षेत्र में। और इस प्रकार रायपुर के कलचुरी का प्रारंभ परंपरागत रूप से इन्हीं के समय माना जाता है। और इसी कारण परंपरागत रूप से भी रायपुर के कलचुरी की शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। ये इतनी बातें क्लियर है? सीक्वेंस वाइज अगर चले, शासक के तौर पे अगर देखते हुए चले, तो वीर सिंह देव ने अपने छोटे भाई को भेज दिया कहां पर? रायपुर वाले क्षेत्र में। रायपुर के कलचुरियों की स्थापना हो गई और फिर परंपरागत रूप से सीक्वेंस चलते हुए, वंशावली को देखते हुए परंपरागत रूप से रायपुर के कलचुरी की शाखा के वास्तविक संस्थापक के रूप में केशव देव को माना जाता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक हमने 3 संस्थापक देख लिए। कौन कौन? 3 संस्थापक कौन कौन? एक देख लिया हमने क्या? लक्ष्मी देव को, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार संस्थापक हैं। एक हमने देख लिया कौन? रामचंद्र देव को, जिसको सीजीपीएससी के द्वारा संस्थापक के रूप में आंसर लिया गया था। एक हमने देख लिया केशव देव, जिन्हें हम परंपरागत रूप से या वास्तविक संस्थापक के रूप में देख रहे हैं रायपुर के कलचुरी शासक की। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, केशव देव के बाद और रायपुर के कलचुरी के अंतिम शासक के मध्य कुल 16 राजाओं की सूची मिलती है। और इन 16 के 16 राजाओं का नाम हमको फिर से ध्यान में रखना होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में, हर वीडियो में बताया है कि शासक के नाम यहां पर महत्वपूर्ण है, पूछ लिए जाएंगे।
चलिए तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब केशव देव तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन फिर भी चलिए लिस्ट में आ गया नाम, ओके कोई बात नहीं। और एक जगह इनके शासनकाल का समय हमको पता चलता है 1420 से, तो हमने देख ही लिया था, लेकिन 1438 तक इनके शासन का समय रहता है, ऐसा हमने देखा। चलिए अगले शासक ध्यान रखेंगे, देखिए केशव देव और अंतिम शासक जो होंगे उनके मध्य के शासक देख रहे हैं, तो केशव देव के बाद आएंगे भुवनेश्वर देव, अगले होंगे मान सिंह देव, फिर संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव, सैन सिंह देव, चामुंडा सिंह देव, वंशी सिंह देव। नोट करते जाना है, ठीक है। याद कैसे होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, प्रश्न एग्जाम में आए हुए या कोई भी एमसीक्यू वाले जो आपके पास बुक्स होंगे उनके क्वेश्चन बना लीजिए। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, बार बार पढ़ना ही इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। तो केशव देव के बाद भुवनेश्वर देव, मान सिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव, सैन सिंह देव, चामुंडा सिंह देव, वंशी सिंह देव, ठीक है। अगले धन सिंह देव, जैत सिंह देव। जैत सिंह देव महत्वपूर्ण है, 1604 से 1615। अच्छा देखिए, इन शासकों का क्या समय भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, समय आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतने सारे शासक के नाम याद करना ही अपने आप में चैलेंज है। ऊपर से आपको इनके शासनकाल के समय को लेकर नहीं पूछा जाएगा कभी भी प्रश्न। जैत सिंह देव के संबंध में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इन्होंने दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया था। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें शिलान्यास हुआ था, लेकिन जैत सिंह देव के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि दूधाधारी मठ का निर्माण इन्होंने करवाया या इनके समय हुआ, ठीक है। अगले शासक फतेह सिंह देव, याद सिंह देव, सोमदत्त देव, बलदेव सिंह देव, उमेद सिंह देव और बनवीर सिंह देव। क्लियर है, देख लीजिएगा नाम, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नाम बस आपको ध्यान में रखना है किसी तरीके से। आगे बढ़े, अब अंतिम शासक आ गए कौन? अंतिम शासक आ गए अमर सिंह देव, समय 1441 से 1741 से 1750 ईस्वी इनका समय है। महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम शासक है, और यहीं से फिर से जो सत्ता है कलचुरियों की वो चला जाएगी किसको? मराठों को। 1741 से 1750 तक रायपुर वाले क्षेत्र में अमर सिंह देव के द्वारा जो कलचुरी के अंतिम शासक थे, रायपुर के कलचुरी के अंतिम शासक थे, इस समय के दौरान स्वतंत्र रूप से शासन किया गया, लेकिन 1750 में मराठों के द्वारा अमर सिंह देव से सत्ता जो है वो छीन ली गई, ठीक है। और फिर इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था शिवराज सिंह। शिवराज 1750 में इनके हाथों से सत्ता छीन ली गई, लेकिन इनके माफ कीजिए, इनके एक पुत्र हुए शिवराज सिंह। वो जब 1754 के आसपास सत्ता में आए तो उनसे भी जो कहना चाहिए वंशानुगत रूप से जो प्रॉपर्टी थी, जो भी सत्ता थी, उनसे छीन ली गई। किनसे? शिवराज सिंह से। किनके द्वारा? मराठों के द्वारा, ठीक है। और उनको छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र जो है वो शासन करने के लिए या राजस्व वसूल करने के लिए दे दिए गए। मतलब एक तरीके से देखना चाहिए 1750 के आसपास मराठों का अधिग्रहण हो गया। रायपुर वाले क्षेत्र में भी। रतनपुर में कब हुआ ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, मराठों का अधिग्रहण। क्लियर है? 1750 में रायपुर वाले क्षेत्र में मराठों का अधिग्रहण हो गया। क्लियर है? इसके बाद से डायरेक्ट हम शुरुआत हो जाएगी किसकी? मराठा शासकों की, जिसे हम पूरा अलग से पढ़ने वाले हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पूरा आपका रायपुर वाले क्षेत्र में कलचुरी शासक, जिसे हम रायपुर के कलचुरी कह रहे हैं। अमर सिंह देव अंतिम शासक, क्योंकि इनके बाद जो पुत्र हुए जिनका नाम था शिवराज सिंह, वो कभी भी सत्ता में नहीं आए। अंतिम पुत्र के रूप, मतलब अंतिम शासक के रूप में आपको अमर सिंह ही याद रखना है, लेकिन इनके पुत्र का नाम आप याद रख सकते हैं शिवराज सिंह, जो शासक नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि उनके समय पूरी सत्ता जो है हथिया ली गई थी मराठों के द्वारा, ठीक है। तो ये अंतिम शासक अमर सिंह देव। तो यहां पर खत्म हो जाता है रायपुर के कलचुरियों की वंशावली, और ये समाप्त हो गया रायपुर के कलचुरी वंश, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कलचुरियों की जो शासन व्यवस्था है उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मराठों का छत्तीसगढ़ में शासन। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।